देखिए, झारखंड और बंगाल में ईडी का एक्शन हुआ है और बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी के मामले में एक्शन देखने को मिला। झारखंड बंगाल के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई है। धनबाद समेत झारखंड के 18 ठिकानों पर रेड पड़ी और ईडी की कार्रवाई में करीब 8 करोड़ रुपए कैश और जेवरात बरामद किए गए हैं। और देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड में ईडी की छापेमारी करीब 2 करोड़ 20 लाख कैश बरामद किए गए हैं। छापेमारी में 120 से ज्यादा जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं। झारखंड के कोल माफियाओं के पास कैश मिले हैं और जेवरात भी मिले और कई की गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए, झारखंड और बंगाल में लगभग 42 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और लगातार सुबह से ही ईडी की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी करती हुई नजर आई है और कैश भी बरामद किए गए हैं, अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। देखिए, झारखंड और बंगाल में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। 42 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर झारखंड बंगाल में छापेमारी हुई है। और देखिए, झारखंड बंगाल की बात करें तो बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी के मामले में एक्शन देखने को मिला है। झारखंड बंगाल के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस छापेमारी में समझिए कि धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में अधिक कोयला कारोबारियों के यहाँ छापेमारी पड़ी है और इसे मिलाकर झारखंड के 18 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। ईडी की कार्रवाई में करीब 8 करोड़ रुपए कैश और जेवरात बरामद किए गए। झारखंड में ईडी की छापेमारी में करीब 2 करोड़ 20 लाख कैश बरामद किए गए हैं, जिसमें से 120 से ज्यादा जमीन से जुड़े दस्तावेज ईडी ने जब्त किए हैं और झारखंड के कोल माफियाओं के पास कैश और जेवरात दोनों बरामद किए गए हैं। वहीं धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद से गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए, विनोद महतो के चिरकुंडा आवास से 21.5 लाख नगद बरामद किए गए। 14 जमीन की डीड और कई जरूरी कागजात जब्त किए गए हैं और ईडी की हिरासत में विनोद महतो ले लिए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। वहीं धनसार में संजय खेमका के ठिकानों पर छापेमारी ईडी की देखने को मिली। ये देखिए, तस्वीरें भी हमारे पास सामने आई हैं कि किस तरीके से विनोद महतो को गिरफ्तार किया गया, ईडी की हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार ईडी की टीम अब पूछताछ करेगी। धनसार में संजय खेमका, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली और सिर्फ धनबाद ही नहीं, निरसा, अगर धनबाद के अन्य क्षेत्रों की बात करें हम तो झरिया, निरसा में भी छापेमारी हुई है। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी लगभग ठिकानों पर छापेमारी हुई और झारखंड बंगाल को कुल मिलाकर 42 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी मामले में ईडी का एक्शन। झारखंड और बंगाल के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापा। धनबाद समेत झारखंड के दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। भारी मात्रा में कैश, जेवरात और जमीन के कागजात बरामद। धनबाद में हिरासत में लिए गए कोयला कारोबारी विनोद महतो। विनोद के चिरकुंडा स्थित आवास से 21.5 लाख कैश बरामद। बीसीसीएल में टेंडर घोटाला और कोयला तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने झारखंड और बंगाल के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, पुरुलिया के अलावा धनबाद समेत झारखंड के 1.5 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। कोलकाता में बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी समीरन दत्ता के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। ईडी की टीम ने एलबी सिंह के सरायढेला स्थित आवास देवविला में भी छापा मारा। ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और जेवरात के साथ जमीन के कागजात भी मिले हैं। धनबाद के चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास से 21.5 लाख कैश बरामद किए गए। साथ ही जमीन के 14 डीड और कई कागजात भी मिले हैं, जिसके बाद ईडी की टीम ने विनोद महतो को हिरासत में ले लिया। कोयला कारोबारी एलबी सिंह के ठिकानों पर रेड। संजय खेमका के धनसार स्थित कार्यालय में छापेमारी। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के कावेरी बिल्डिंग में हेमंत गुप्ता के घर छापा। बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के अलकनंदा अपार्टमेंट में गणेश अग्रवाल के घर रेड। टिकियापाड़ा के पुराना बाजार स्थित अनिल गोयल के पुराने आवासीय कार्यालय में छापा।
कब्रिस्तान रोड जोड़ा फाटक स्थित वेडलॉक होटल के मालिक दीपक पोद्दार के घर भी छापा। भूली ए ब्लॉक में एलबी सिंह के करीबी सन्नी केसरी के घर छापेमारी। मनीटाड़ स्थित अनिल गोयल के आवास पर भी छापेमारी। ग्राउंड प्लाजा टिकियापाड़ा में अनिल गोयल के सहयोगी साबिर के घर भी छापा। चिरकुंडा में कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास पर छापा। मैथन के कोयला कारोबारी अरविंद सिंह के ठिकानों पर डीबोडी चेक पोस्ट के पास शशि यादव, संजय ठठेरा और विनोद महतो के सिंडिकेट पर भी छापेमारी। दुमका में कोयला कारोबारी अमर मंडल के आवास पर ईडी का छापा। कोयला परिवहन और आपूर्ति से जुड़े कुछ कारोबारी और ठेकेदार अवैध आय को वैध दिखाने के लिए शेल कंपनियों और संदिग्ध बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूचना पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्यों? आप काली कमाओ करोगे, अकूत संपत्ति रखोगे तो ईडी रेड नहीं करेगी। अभी बोरा बोरा पैसा बरामद हो रहा है तो खुली छोड़ दे? नहीं, ये मोदी का सुशासन है। एक किसी भी कीमत पर अनैतिक कार्य करने वालों को कोई छूट नहीं होती। एक एक पैसा, देश का एक एक पैसा पसीना का पैसा है और उस पसीने के पैसा का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो एक एक पैसा का देश हिसाब लेगा। बात क्या, पूरे 3-4 राज्यों में सब लोग जानते हैं कि काला सोना के काले साम्राज्य का बेताज बादशाह है वो अनिल गोयल है और उसके यहाँ भी रेट्स हुए। वो किंग पिन है साहब। उसके किन लोगों से तार हैं, किन पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से उसकी पार्टनरशिप रही है, गठजोड़ रहा है, कौन लोकल अधिकारियों से उसका गठजोड़ रहा है और उसकी पहुंच तो कांके रोड तक बताई जाती है। तभी उसका साम्राज्य लगातार चलता रहा है। इलीगल बंद पड़े माइन से जो कोयला का खनन होता है और राज्य की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तो बात छोड़ दीजिए, वेस्ट बंगाल और झारखंड में उसने शायद उतना कोयला की चोरी कर दी जितना कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों ने नहीं की होगी, सिर्फ अवैध खनन से। ईडी की छापेमारी कोई नई बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री या जब देश के गृह मंत्री का मूड अच्छा रहता है तो वो झारखंड में ईडी की छापेमारी करवा देते हैं। तो हमें लगता है कि छापेमारी हो, लेकिन असम में आज तक छापेमारी नहीं हुई, क्योंकि जिनके घर पे छापेमारी करना था देश के प्रधानमंत्री ने उनको अपने दल में सम्मिलित करवा करके असम का मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र में छापेमारी नहीं हो रही है ईडी की। अजीत पवार जी के बेटे जमीन घोटाले में अभियुक्त पाए जा रहे हैं, लेकिन ईडी उनके दरवाजे नहीं जा रही है। इसलिए नहीं जा रही है कि अजीत पवार जी का प्रेम देश के प्रधानमंत्री के प्रति अगाध है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से कोल माफियाओं में हड़कंप है। कैश के साथ जेवरात भी मिले हैं। ईडी की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती थी। दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई पर सियासत भी तेज है। अंबर, अंकित, उत्तम, अशोक, बासुकीनाथ, रानी, इमरान, विपिन, अंजनी समेत ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और देखिए, झारखंड में ईडी ने दबिश दी और सिर्फ झारखंड ही नहीं, बंगाल में भी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। और ऐसे में धनबाद से हमारे सहयोगी इमरान लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, अहले सुबह से ही हमने देखा कि ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और छापेमारी में कैश बरामद किए गए, जेवरात बरामद किए गए और साथ ही साथ जमीन के जो कागजात है वो भी जब्त किए गए। फिलहाल अभी तक की क्या कुछ जानकारी और अपडेट, क्या अभी भी लगातार छापेमारी चल रही है ईडी की? देखिए, अब तक रात के 8 बज चुके हैं और ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई को हम 2 तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई का असर जो है आने वाले दिनों पे क्या पड़ेगा और मौजूदा समय में धनबाद में जो कोयले का कारोबार चलता है और किस तरह से चलता है, तमाम चीजों पर अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो 2 अलग अलग घटनाएं आज जो हुई है झारखंड में और बंगाल में। अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो तकरीबन 8 करोड़ रुपया नगद और जेवरात के साथ साथ कई महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस जो है वो बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच ईडी के अधिकारी कर रही है। और ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है झारखंड से इनका किस तरह से सीधा कनेक्शन है, झारखंड के धनबाद से किस तरह से सीधा कनेक्शन है, इसकी जांच की जा रही है। हम कोलकाता और बंगाल की हम अलग से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल की पूरी टीम जो है सेपरेट तरीके से अपने FIR पर जो है वो जांच कर रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम झारखंड पहुंचे तो
झारखंड में आज जब तकरीबन 18 लोकेशन पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई तो 2.2 करोड़ रुपए अब तक छापेमारी के क्रम में जो है वो बरामद किया जा चुका है। कई लोगों को ईडी हिरासत में ले चुकी है और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक इन आरोपियों के पास से 120 से अधिक डीड जो है, जो जमीन से संबंधित दस्तावेज है, डीड जो है वह बरामद किए गए हैं और तमाम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अब इस पूरे व्यवस्था को बनाने में जो अब तक जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरह से कुछ पूर्व के पुलिस अधिकारी, कुछ राजनेता और कुछ जो अन्य अधिकारी हैं, उन लोगों की साठगांठ से ये पूरा जो सिंडिकेट है वह सिंडिकेट जो है वो चलता है। ऐसे में बीसीसीएल के जो कर्मी हैं, जो प्रमुख हैं, जो आज से कुछ माह पहले ही रिटायर करते हैं, अगर उस तक भी ये छापेमारी की जाती है, अगर बीसीसीएल के अधिकारी तक इस पूरे मामले में शामिल रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिनको रक्षक के रूप में व्यवस्था बनाने के लिए आपको तैनाती किया गया है, लेकिन आप व्यवस्था ना बना करके अब उस व्यवस्था पर जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और चोरी छिपे दबंगई तरीके से अधिकारियों से मिलकर के साठगांठ बना करके जो है धनबाद में बड़े पैमाने पर कोयले के कारोबार जो है वो इनलीगल तरीके से होता रहा है। वर्षों से ये सारी चीजें जो है वो दिखाई देती रही है। शायद यही वजह था कि आज जो है केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी ताकत, अपने जो है परिचय दिया और बताया कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसी अगर किसी मामले पर जांच करने के लिए आगे बढ़ती है तो किस हद तक उस पूरे इलाके में जांच किया जा सकता है और किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा सकती है। अब तक जिस तरह से 18 लोकेशन में धनबाद में जांच किए गए हैं तो बड़े व्यवसाय हैं, चाहे एलवी सिंह हो या फिर अन्य व्यवसाय हो, तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस कार्रवाई के दौरान जो है अनिल गोयल हो या फिर तमाम जो लोग हैं, इनके ठिकाने पर जब ईडी पहुंच रही है तो हर एक जगह पर धनबाद के हर गली मोहल्ले चर्चा का यह विषय बना हुआ। धनबाद में इन दिनों कोयला माफियाओं के बीच जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा था। भले ही हलचल उन जगहों पर है, उन 18 जगहों पर है जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, लेकिन जरा उन जगहों पर आज सोचिए जहां से गाड़ियां जो है धड़ल्ले से निकलती थी, कई गाड़ियां जो है वे कोयले के जो लदे हुए निकाले जाते थे, लेकिन आज की तारीख में, आज शुक्रवार के दिन जो है धनबाद में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया और तमाम जगहों पर जो है वो चुपचाप तरीके से लोग जो है या तो अपने घरों पर मौजूद नहीं थे या तो फिर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। मतलब साफ संकेत था कि अधिकारियों में यहाँ पे काम करने वाले वैसे लोग, वैसे सिंडिकेट जो धनबाद में कोयला चोरी के काम को अंजाम देते हैं वह बिल्कुल सन्नाटे में थे, सख्ते में थे, जो है दहशत में थे, हम ये कह सकते हैं। तो ऐसे में अब ईडी के इस जांच का असर और कितना आगे तक लेके जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक के इस जांच के दौरान जो है ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिली है कि किस तरह से अधिकारी जो है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर बीसीसीएल के अधिकारी हो या फिर अन्य लोग हैं, कि एक ऊपर से लेकर के नीचे तक के लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन बनाते हुए, साठगांठ बनाते हुए जो है बड़े सिंडिकेट को चलाते हैं। और धनबाद में बड़े पैमाने पर जो कोयला है ना सिर्फ वो बंगाल बल्कि दूसरे राज्यों में भी आसानी से जो है वो भेजे जाते हैं। कई ऐसे जगह हैं, ऐसे स्पॉट हैं जहां पर हजारों टन कोयला जो है यूं ही खपा दिया जाता है, उनके अपने कारखानों तक ये सारी चीजें जो है खपाने के काम किया जाता है। तो बड़ी कार्रवाई जो है पिछले कुछ घंटों से लगातार धनबाद में दिखाई दे रही है और आने वाले कुछ घंटों में यह सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि जो धनबाद में ईडी के द्वारा जिस तरह से रेड की जा रही है और इस रेड के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, नगद और जो जेवरात मिल रहे हैं, उनसे आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल इमरान, और खास तौर पर अगर कोयला कारोबारियों की बात करें, माफियाओं की बात करें, उनके अंदर दहशत का माहौल खास तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे ठिकानों पर जब ईडी छापेमारी करने पहुंचती है तो वहां से गायब हो जाते हैं, वहां से फरार नजर आते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। हमारा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है इन तमाम मामलों पर बात करने के, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। और देखिए खासतौर पर झारखंड और बंगाल में ईडी ने जिस तरीके से छापेमारी की है उससे ये साफ हो गया है कि कोयला माफियाओं में दहशत का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। हमारे गेस्ट पैनल में आज हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बने हुए। प्रतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। क्षितिज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
संजय मेहता आंसू से बने हुए हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सबसे पहले हम सुनील जी के पास ही चल देते हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और झारखंड में जिस तरीके की ईडी की कार्रवाई आज नहीं बल्कि पहले भी हमने देखा है कि ईडी लगातार तमाम मुद्दों पर, तमाम ऐसे जो मामले हैं घोटाले के, उन तमाम घोटाले को देखते हुए ईडी ने झारखंड में एक दबिश बना के रखी है। और इस बार कोयला तस्करी का यह मुद्दा है, टेंडर घोटाला का मुद्दा है। इस पूरे कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है कि ये कोई नई बात नहीं है झारखंड की धरती पर, और बंगाल में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। जब भी चुनाव आता है तो ईडी जो है भारत सरकार का जो निष्पक्ष काम नहीं करती है, आदरणीय मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के देख रेख में, संरक्षण में उन्होंने तुरंत अपना ईडी काम करना शुरू कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी, अभी सुशासन की बात आदरणीय देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी कह रहे थे कि मोदी जी का सुशासन है। आदरणीय संजय सेठ जी यह बताएं आप कि बिहार की धरती पर आपको 200 करोड़ का जमीन घोटाला जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पर लगा। आपके बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जिन्होंने अल्पसंख्यक नरकटियागंज में अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज को उन्होंने जो सिख समुदाय का उसको क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया और उसको कब्जा कर लिया। आप यह बताइए कि इस विषय पर आप कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। आप यह बताइए, अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले भारत सरकार के पूर्व बिजली मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि 62,000 करोड़ का अडानी के साथ मिलकर श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के बिजली मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने 62,000 करोड़ का घोटाला किया, जूम करके दिखलाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय संजय सेठ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यह बताएं कि अभी जस्ट महाराष्ट्र में अजीत पवार के बेटा पार्थ पवार पर 1800 करोड़ का जमीन घोटाला का आरोप लगा और उसमें 21 करोड़ आप स्टंप चोरी करने का आरोप लगा है। आप इन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जब बातें होती है तो भारतीय जनता पार्टी मुंह फेर लेती है और ईडी की निष्पक्षता बिल्कुल नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में उनकी संरक्षण में विपक्षियों पर जरूर आक्रमण करने का काम करते हैं, आरोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी निष्पक्षता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी साक्ष्य के द्वारा बिहार में, महाराष्ट्र में आपका असम में, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी क्रिएट नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए यह काम किया जाता है और आरोप विपक्ष पर लगाया जाता है। और जैसे ही चुनाव आता है, अब मैं आप ही के चैनल में बैठा हुआ था जो 2024 के विधानसभा चुनाव में चैनल में चल रहा था कि मुख्यमंत्री के करीबी के यहां रेड हुआ, 1100 करोड़ पकड़े गए, 1000 करोड़ का दस्तावेज पकड़ा गया, इस सरकार के मंत्री पर रेड हुआ, पकड़ा गया, लेकिन वो सारा टाई फीस हो गया। कहीं भी कोई ईडी प्रूफ नहीं कर पाई और कहीं कोई साबित नहीं हुआ। तो चुनाव के क्रम में यह हथकंडा अपनाकर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री करने का काम करते हैं, तो इनकी लोकतंत्र में अगर विश्वास है और देशवासियों तब तक इन पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक मैं आरोप लगाया कि आर.के. सिंह जी ने जो आरोप लगाया है, जो भी आपका बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जो आरोप लगा है, अशोक चौधरी पर 200 करोड़ घोटाला का आरोप लगा है, जीवेश मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, राजस्थान कोर्ट ने 1 साल का नकली दवा घोटाला का जो आरोप लगाया है, उन पर ईडी सीबीआई की जांच हो। आपका सरकार बनने से 2023 में बिहार के और जदयू के नेता ललन सिंह के करीबी पर रेड हुआ ईडी का, जिसमें 8 करोड़ रुपया उनके आवास से पकड़ा गया। और जब जैसे ही 2024 में जदयू भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की दामन थाम लेती है, क्या ललन सिंह जी पर कार्रवाई हुआ, उनके करीबी पर कार्रवाई किया? क्या ईडी सीबीआई ने कोई कार्रवाई करने का काम किया? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं और आदरणीय संजय सेठ जी देशवासियों को बताने का काम करे कि क्या ईडी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। काम अगर उन्होंने रेड किया है, पकड़ा है, उनकी स्वागत है, लेकिन निष्पक्षता के साथ काम नहीं हो रहा है। निष्पक्षता होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सुनील जी ने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता से ही पूछ लेना चाहिए, तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ प्रत्युष शाहदेव जी हमारे साथ बने हुए से ही जवाब ले लेते हैं। देखिए संजय सेठ से भी सवाल पूछ रहे हैं और ओवरऑल बीजेपी से भी ये पूछ रहे हैं, क्या ईडी निष्पक्षता से ये कार्रवाई करती है? क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने, मुझे लगता है अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही, अंकिता जी, इन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। एक कोयला चोर और एक कोयला तस्कर को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी चोरी को, इन्होंने पूरा देश का भ्रमण करा दिया। बिहार, झारखंड,
महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ ले गए और ये भूल गए कि जिस मुद्दे पे हम डिस्कशन करने गए हैं उस पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। तो इस पर मैं थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालना चाहूँगा कि आखिर ये मामला है क्या। आज जो सबसे, मैं सुबह से आपके चैनल को देख रहा था, अलग अलग चैनलों को देख रहा था, एक बार फिर से झारखंड जो है वो राष्ट्रीय पटल पर शर्मसार हुआ है। और किसी अच्छे चीज़ के लिए झारखंड की चर्चा नहीं हुई है, वो इसलिए हुई है कि कोयला तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। मैं तो कहता हूं कि बाकी आप छोड़ दीजिए ना प्यादों को, इसका पूरा किंगपिन अनिल गोयल है। कौन है अनिल गोयल, किसका उसको सत्ता में संरक्षण प्राप्त है? और अंकिता देखिए कितना इनका मोडस ऑपरेंडी जो था वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज था, बिल्कुल सिसिलियन माफिया की तरह। जो सिसिली से माफिया की उत्पत्ति हुई थी वो जैसे ऑर्गेनाइज होते थे वैसा इनका ऑर्गेनाइज था। बंद पड़े माइंस में जहां कोई रखवाली नहीं होती है वहां से ये कोयला उठाते थे और जो टेंडर होता था बीसीसीएल का उसमें ये बोली लगाते थे और पेपर्स बना लेते थे। उसके बाद जो अवैध कोयला था ये झारखंड होते हुए एक दो थाने को आप क्रॉस करेंगे तो फिर मुगल सराय आ जाता है, जो सबसे बड़ी मंडी है कोयले की, वहां ये पहुंच जाता था। और मुगल सराय में जब उत्तर प्रदेश की सरकार की दबिश बढ़ी तो उन्होंने एक नया मंडी खोल लिया आसनसोल का। अब आसनसोल तो धनबाद से 50-60 किलोमीटर दूर में है। तो ये जो बड़े पैमाने पर कोयले का रैकेट चल रहा था, ये जितने लोग आप देख रहे हैं सब छोटे छोटे प्यादे हैं। अनिल गोयल पे क्यों दबिश नहीं हुई? और अंकिता 2-3 प्रश्न तो सरकार से बनते हैं ना साहब। ये अनिल गोयल को सरकारी बॉडीगार्ड 3-3 क्यों उपलब्ध कराया गया है? उसकी जान को क्यों खतरा है? आज वो ईडी के रडार में 100 करोड़ अनिल गोयल के एक सहयोगी के खातों से बरामद हुए थे। जिस समय आप एक इनकम टैक्स का रेड हुआ था तो आप सोच सकती है 100 करोड़ खाते में इन्होंने रखे हुए थे। और आज जिस समय ईडी का रेड हुआ तो अनिल गोयल की जो पूरी है अब हिस्ट्री खुलेगी। एक बड़ा प्रश्न ये है, पहला तो मैंने बॉडीगार्ड का उठाया कि सरकार ने क्यों उपलब्ध कराया था, और दूसरी बात कि इनको वेस्ट बंगाल की सीमा से इनकी ही वहाँ दीदी की सरकार है तो आसनसोल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आसनसोल में जो नया मंडी बना है इसको बनाने के सबसे पीछे बड़ा हाथ जो है इसी पूरे नेक्सस का, कॉकस का, जिसकी आज आप स्टोरी दिखा रही हैं। और ये पैसे को कैसे सिस्टम में रोटेट कराते थे। शेल कंपनियां तो हम लोग सब जानते हैं, एक शेल कंपनी से घूमते 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 ये विदेशों तक पहुंचा देते थे। ईडी को इसके सूचना मिली, उसके बाद इस तरीके का रेड हुआ। लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन था कि साहब आप एक कोयला चोर, कोयला तस्करी के गिरोह के लिए आप जस्टिफाई कर रहे, सबसे देश की पुरानी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो लगातार बोलते रहे कोयला चोरों के लिए, तो ये साफ दिखा रहा है साहब कि इस सत्ता के संरक्षण में ये चल रहा था। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जैसे मीडिया में खबरें आई, ईडी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, इसके तार जुड़े हुए हैं साहब। तो आपको किसी न किसी स्टेज में सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि जहां मामला अनेक राज्यों का हो जाता है वहां आपकी पुलिस जो है और आपकी एसीबी जो है वो बहुत कम होती है। ईडी जांच कर रही है इसकी, ईडी संभवतः केसेस को कहीं और ट्रांसफर करेगी, पहले सीबीआई भी जांच कर रही थी। और एक गंभीर प्रश्न है, 7 विधायकों ने लिखित रूप से बजट सत्र में राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष उनको लिखकर दिया था कि इस मामले में जो 100 करोड़ का मामला है, जो अनिल गोयल का मामला है, इस पे कार्रवाई हो। एक समिति बनाई गई। अंकिता, वो समिति तो बजट सत्र खत्म हुए मुझे लगता है 8-9 महीने हो गए, अभी तक उस समिति का 2-4 बैठक भी नहीं हुआ साहब। एक बैठक रस्म अदायगी के लिए हुई थी, उसके बाद वो बैठक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को राज्य सरकार के द्वारा दबाने की कोशिश हो रही है। और कौन सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग हैं जिनका इस अनिल गोयल के पूरे कॉकस को संरक्षण प्राप्त था? कौन सत्ता के शीर्ष में बैठा? वो पुलिस अधिकारी था जिसने इस पूरे गिरोह को संचालित करके रखा था। उस अधिकारी का नाम कुछ दिन पहले एक शांति समिति के संरक्षक के रूप में भी आया था। तो अब तो वो अपनी ही सरकार के रडार में है। लेकिन हमारा बड़ा प्रश्न यह है कि विधानसभा की समिति जो बजट सत्र में गठित हुई थी उसने क्यों नहीं रिपोर्ट दी? एक ही बैठक क्यों हुई? सरकारी बॉडीगार्ड क्यों दिया गया था? और ये जो थानों की जो भूमिका होती है, आखिर आप जो इलीगल कोल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अंकिता, वो तो हमेशा सड़कों से जाएगा, कोई विमान से जाने की तो सुविधा है नहीं। तो सड़कों पर तो राज्य की जो पुलिस होती है उसका सुरक्षा होता है। तो कैसे उस इलाके से लगातार वेस्ट बंगाल की मंडियों में, आसनसोल की मंडियों तक ये गाड़ियां जाती रही हजारों की संख्या में रोज, और सरकार को कानो कान खबर नहीं थी। साहब हुजूर, हमाम में सब नंगे हैं, इंतजार कीजिए। मुझे लगता है अनिल गोयल के ऊपर जैसे दबिश बढ़ेगी तो सत्ता के शीर्ष में बैठे कई लोग जो हैं, जो भी सफेद पोश है, जो डिफेंड कर रहे हैं कोयला चोरों को, वो लोग बेनकाब हो गए। जी अंकिता। देखिए प्रतुल, प्रतुल जी आपने काफी सारे आरोप भी लगा दिए हैं और कई तरह के सवाल भी पूछे हैं। हमारे साथ क्षितिज जी हमारे साथ बने हुए हैं आरजेडी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। क्षितिज जी, आपने प्रतुल जी को पूरे अच्छे तरीके से सुना। उन्होंने कहा कि समिति बनाई जाती है, समिति को लेकर कोई बैठकें नहीं होती है। उसके बाद दूसरी तरफ उन्होंने ये भी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए कि संरक्षण प्राप्त है तभी कोयला
कोयला तस्कर पनप रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई ईडी में तभी हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे घोटाले जरूर हो रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं, आपका जवाब क्या होगा इस पर? अंकिता जी, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा ठंडा कम हो गया तो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पे कैसे नहीं आरोप लगा रही है कि अचानक ठंडा कम हुआ है। तो हो सकता है हेमंत सोरेन जी इसमें जिम्मेदार होंगे और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी जो यहाँ पर विपक्ष के रूप में है, जिस प्रकार की ये हम पर आरोप लगा रही है, तो हर चीज चाहे कुछ भी हो सरकार को उस पर जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ईडी ने कहा कुछ बड़े लोगों की इसमें भूमिका हो सकती है, जांच अभी होनी बाकी है। आप देखिए ना, ईडी जांच कर रही है तो आप पकड़वाइए, हम तैयार हैं। क्या हमने किसी कार्रवाई पर हमने विरोध किया? क्या हमने ईडी का रास्ता रोका है? क्या हम तो कह रहे जांच कीजिए भाई, कौन कौन है, कौन कौन सम्मिलित है इसमें, उन सब का जांच कीजिए। लेकिन हाँ, सवाल ये बंद कर दिया जाता है कि बंद खदानों की सुरक्षात्मक जो बैरिकेटिंग होती है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, ये बंद कर दिया जाता है। बंद खदानों से माइनिंग हो रहा है तो ये कोयला मंत्रालय और क्या बीसीसीएल की जिम्मेदारी है कि नहीं है? रास्ते में गाड़ी अगर जा रहा है तो क्या उसका कोयला किस चीज का है, ये लीगल है, इनलीगल है, ये जांच करने की वो नहीं होती है कि जांच करेंगे आप, हमारे पुलिस जांच करेंगे। आपके नाक के नीचे कोयला, बीसीसीएल के नाक के नीचे से कोयला की फ्रॉड हो रही थी और इतने दिनों से हो रही थी, और बीसीसीएल का सुरक्षा कहां था, कहां गायब था? सवाल हमें इनसे पूछना चाहिए था, तो ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और ये बार बार हमारे मंत्री का 2019 का फोटो निकाल करके ये कहा कि बिहार में वोट दिए हैं। इन्होंने कई तरह, चाहे कुछ भी ले लीजिए, इनका आज तक पूरा, मुझे लगता है बिहार, झारखंड में विपक्ष, ये झारखंड की विडंबना है कि विपक्ष दिख नहीं रहा, ये किसी चीज पर कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई जमीनी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। ये टीवी डिबेट में आकर के इनका काम हो गया है कि हम आए और आरोप गढ़ दे। क्या हमने विरोध किया क्या ईडी के कार्रवाई का? हम तो कह रहे हैं, इन्होंने कहा सुरक्षा गार्ड क्यों दे दिया? सुरक्षा गार्ड में हमने ये जांच, ये पता नहीं होता है कि वो उन्होंने कोई फ्रॉड किया कि क्या? बीसीसीएल के नीचे भाई फ्रॉड हो रहा था, तो आपकी कहां थी? आपको जांच करनी चाहिए। क्या निगरानी नहीं होता है, सुरक्षा बैरिकेड्स नहीं होती है बीसीसीएल का? आप फ्रॉड हो जा रहा है, सवाल हमें पूछनी चाहिए, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो अंकिता, इनका सवाल पूछना लगातार इनका काम है ये, लेकिन सवाल सही नहीं पूछते हैं, जनता से जुड़े सवाल नहीं पूछते। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, आप घुमाइए ईडी को। मैं कहता हूं प्रतुल जी, आप भी 2-4 नाम रखे होंगे, अगर जिसपे शक भी हो उनका भी नाम दीजिए। क्षितिज जी, आपने बीसीसीएल की बात की, क्षितिज जी आपने बीसीसीएल की बात की, हम उस पर भी आएंगे। फिलहाल संजय मेहता जी हमारे साथ बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए संजय जी, आपने सुना, और खासतौर पर अगर जब भी ईडी की एंट्री होती है या भी कोई भी केंद्रीय एजेंसी की एंट्री होती है तो ये आरोप लग जाता है कि राजनीतिक तौर पर यह कार्रवाई हो रही है। जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है उसके पीछे। और अभी भी जो कार्रवाई हुई है ईडी की, हमने देखा है, और सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि बंगाल में भी हुआ है। तो क्या अगर हम सत्ता पक्ष की माने तो सत्ता पक्ष तो उसी चश्मे से इसे देख रही है, तो आप लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और प्रवर्तन निदेशालय का काम करने का अपना तरीका है, उसकी अपनी कार्यशैली है, उसके अपने दायित्व हैं, उसका अपना दायरा है। जो भी वित्तीय अनियमितता होगी, जो भी कुछ गलत करेगा, वहां पर इसकी भूमिका जिस तरीके से है वो अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगी। अगर झारखंड के संदर्भ में आप देखते हैं, चाहे वो अनिल गोयल का नाम हो या संजय उद्योग का नाम हो या एलबी सिंह का नाम हो और जो तमाम आप नाम गिना रहे हैं, झारखंड में एक तरीके से एक संगठित गिरोह चल रहा है नौकरशाहों का। और जिन इलाकों में कोयला खनन होता है, जहां पर कोल माइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, और जिन इलाकों में अवैध खनन हो रहा है, मैं आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूं कि झारखंड सरकार के आईपीएस जो जिला में पुलिस अधीक्षक हैं वो सीधे तौर पर इस पे मिले हुए हैं। इसलिए क्योंकि जब इसके परिवहन की जो प्रक्रिया है, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई प्रतुल सहदेव जी कह रहे थे कि जो परिवहन होगा वो सड़क मार्ग से होगा, और सड़क मार्ग से जब परिवहन होगा तो उसमें थानों की भूमिका होगी, दारोगा की भूमिका होगी और वहां के पुलिस अधीक्षक की भूमिका होगी। मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इस राज्य के अंदर किसी भी इलाके में अगर कहीं भी अवैध खनन हो रहा है, और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि वहां पर बीसीसीएल और जो तमाम सीसीएल हो, चाहे जिनकी भी भूमिका है उनके पदाधिकारियों के, तो हम इस बात पर भी सहमति दर्ज कराते हैं कि अगर ऐसी कोई भूमिका है तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए। लेकिन पुलिसिया तंत्र जो झारखंड का है वो सीधे तौर पर संगठित तरीके से काम करता है। इसका मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं।
आपने देखा होगा कि अवैध माइनिंग को लेकर के कई बार जब चाल धंसा तो कई लोगों की डेथ हुई और उसके बाद सिरे से वहाँ के जो लोकल प्रशासन है वो उसको दरकिनार कर देते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जो चाल धंसने से अवैध खनन में जिन लोगों की मौत हो रही है, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है कि वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है? और आज की तारीख में पूरे झारखंड के हर उस जिले में जहां भी कोयला खनन होता है और जिन इलाकों में भी अवैध खनन हो रहा है वहां पर पुलिस सीधे तौर पर इन व्यापारियों से मिली हुई है। और जब ईडी की दबिश बढ़ेगी, ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आईएएस फंसे, छवि रंजन, पूजा सिंघल और तमाम ऐसे जो नाम सामने आए, तो बहुत सारे आईपीएस झारखंड के अभी बचे हुए हैं। उन लोगों का भी नाम आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देगा कि जिन लोगों ने संगठित तरीके से एक सिंडिकेट को अपने गोद में रख करके पाला है, पोसा है, बढ़ाया है, ऐसे आईपीएस पर भी गाज गिरेगी। झारखंड के पुलिस महकमा में बैठने वाले जो आईपीएस हैं, पुलिसिया तंत्र के लोग हैं, पुलिस के सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो दारोगा है, जो डीएसपी है, जो एसपी है, वो खुलेआम कोयला की तस्करी करा रहे हैं। और ईडी की दबिश में जिन लोगों का नाम सामने आया है, आज अगर इन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाए तो झारखंड के आईपीएस से इन लोगों की बातचीत की कॉल रिकॉर्ड सामने आएगा। बिल्कुल, संजय जी, सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं और संजय जी बने हुए, क्षितिज जी बने हुए, प्रतुष शाहदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। इनके पास एक बार फिर से लौटेंगे और तमाम जो कार्रवाई हुई है ईडी की और किस तरीके से ये देख रहे हैं और आने वाले समय में इसे किस तरीके से देखा जा सकता है और ईडी की कार्रवाई में और क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। कि धनबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईडी की टीम अनिल गोयल के आवास से बाहर निकल चुकी है लगातार छापेमारी करके, और हमारे सहयोगी इमरान लगातार वहां से बने हुए ग्राउंड जीरो से उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, अगर ईडी की बात करें तो हमने पहले ही कहा कि लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चली और अभी तक की जो अपडेट निकलकर सामने आई है कि अनिल गोयल के आवास से ईडी की टीम निकल चुकी है। अभी तक से वहां से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अंकिता, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे। अनिल गोयल के पुराने आवास से, यानी उनके कार्यालय जिस स्थान पर चलाया जा रहा था, उस स्थान से ईडी के जो एक टीम सुबह से वहां पे बनी हुई थी और वो लगातार मामले को लेकर के जांच की जा रही थी। वहां से निकलते हुए 4 अलग अलग कार्टून में डिजिटल डिवाइस के साथ साथ कई दस्तावेज और अन्य तरह की जो पेपर्स हैं उनको ईडी के टीम के द्वारा जो है अपने साथ लेकर के रवाना हुई है। वहीं आवास में, जो कि मौजूदा समय में नया आवास है, जिस आवास के पीछे हम मेरे पीछे जिस आवास के पास हम खड़े हैं, उस आवास पर अभी भी ईडी की टीम जो है वो मौजूद है। इनके अलावे अलग अलग जगहों से लगातार ईडी की टीम के द्वारा जो है जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के बाद जो है अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि धनबाद से जो कार्रवाई शुरू की गई थी, पहले सुबह जितने तेजी से ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, उसमें से कई ठिकानों पर अब ईडी के जो छापेमारी है वो खत्म हो रही है। और अब जो है अनिल गोयल के अलावे एलबी सिंह के साथ साथ कई जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो धनबाद में कोयला सिंडिकेट को संभालते हैं, कोयला कारोबार के नाम को लेकर के काफी चर्चा में रहते हैं, उन तमाम लोगों के ठिकाने पर अभी भी ईडी की टीम जो है वो बनी हुई है। और उम्मीद है कि कुछ देर में जब यहां से ईडी की छापेमारी खत्म होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहां से क्या कुछ बरामद हो पाया है। क्योंकि अनिल गोयल के आवास में जब ईडी के टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी तो उस दौरान उनके तमाम डिजिटल डिवाइस के जो जानकारियां हैं, ईडी ने तमाम जानकारियां जो है वो नोट की है, अकाउंट्स की जानकारियां नोट की है, परिवार सदस्यों की सूची जो है वह नोट किया गया है। इनके अलावे जो दस्तावेज मिल रहे हैं उन दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी मांगी जा रही है। खास करके अनिल गोयल के कार्यालय में जब छापेमारी चल रही थी तो उस दौरान जब 4 अलग अलग कार्टून पर जो है दस्तावेजों को रखा गया है, पेपर्स को रखा गया है, डिजिटल हार्ड डिस्क वगैरह को रखा गया है, तो उन तमाम चीजों को लेकर के भी एक सीजर लिस्ट जो है वह बनाया गया है। और बनाने के बाद आने वाले दिनों में तमाम बिंदुओं पर जो है वो पूछताछ के लिए अनिल गोयल और उनके अन्य सहयोगियों को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में अनिल गोयल की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अनिल गोयल के ठिकाने से जो चीजें बरामद की जा रही है उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मौजूदा समय में धनबाद में कोयले के एक बड़े सिंडिकेट, ऐसे सिंडिकेट जो ना सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल और दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही थी। तो ऐसे में 120 से अधिक जमीन के दस्तावेज जो कि डीड के रूप में बरामद किए गए हैं, 2 करोड़ रुपए से अधिक बरामदगी जो है इस वक्त धनबाद से हुई है। पश्चिम बंगाल से 8 करोड़
रुपए के आसपास में जो है वो बरामद किया गया है, जेवरात बरामद किए गए हैं। तो ये 2 स्टेट से जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है और बड़े कारोबारियों के ठिकाने पर जब ईडी के द्वारा जब दबिश दी गई है तो बिल्कुल जैसे ही इमरान, और देखिए अगर जांच एजेंसी की अगर हम ईडी की ही बात करें तो कागजात जब्त किए गए हैं, जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं, कैश बरामद हुए, और अब ईडी की आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है, ईडी के जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए सुनील जी, आपने देखा है कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिल रही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि कोयला चोरी तो हुआ है और बड़े पैमाने पर अभी भी हो रहा है, लेकिन लगातार कार्रवाई के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई रोकथाम हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये भी मेरा आपसे सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि झारखंड में केंद्रीय एजेंसियां जो लगातार छापेमारी कर रही है उसमें सफलताएं मिल रही हैं, लेकिन राज्य एजेंसियों की अगर हम बात करें तो वो उसके हाथ खाली है। बहुत स्पष्ट और निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के अंदर बीसीसीएल सीसीएल आता है, तो भारत सरकार के अंदर आता है और भारत सरकार के नियंत्रण में है। वहां से जो कोयला निकल कैसे रहा है जो सबसे प्रमुख विषय है, इसकी जवाब तो कोयला मंत्री भारत सरकार को देना चाहिए, इसकी जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पुलिसिया तंत्र पर सवाल भी उठ रहे हैं ना। नहीं तो हमने जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से किया कि पूर्व भारत सरकार के आपका बिजली मंत्री आरके सिंह जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने 62,000 करोड़ का आरोप लगाया, तो उनका जवाब तो नहीं दिया कि ईडी सीबीआई कहां है। हमने सीबीआई ईडी जो जांच कर रही है इसका मैं विरोध कहां कर रहा हूं। ईडी जांच कर रही है, ईडी रेड करे, उसका जो काम वो अपना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए, ईडी को यह बताना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको बता दूं कि धनबाद और गिरिडीह, धनबाद से 1990 से और आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगातार सांसद हैं। आज भी वर्तमान में डुल्लू महतो जी सांसद, एक बार कांग्रेस से सांसद वहां से हुए हैं। लगातार गिरिडीह से सांसद आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी जी वर्तमान में, जहां जहां कोयला का मामला आता है, हजारीबाग से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद 1990 से होते आ रहे हैं। आपका देखिए चतरा में कोयला माइंस, वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद होते आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सांसदों से भी आपको मुंह पर माइक लाकर पूछना चाहिए और उनको सामने आकर बताना चाहिए, उनका चुप रहना, उनका मौन रखना क्या संदेश देता है, क्या संकेत देता है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए। और अंकिता जी, इसलिए ईडी निष्पक्ष नहीं है, इसलिए उस पर बातें उठती है कि आपको बता दूं कि 2024 के राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता ने राज्यसभा में पूछने का प्रश्न किया कि विपक्ष के 193 नेताओं पर ईडी सीबीआई ने जांच किया, सीबीआई ने रेड करके उन पर एफआईआर दर्ज किया और कितने लोगों को सजा मिला, तो उन्होंने आपका पंकज चौधरी जी ने वहां एक्सपोज हुआ, मात्र 2 लोगों को सजा मिला, मतलब 1% सजा मिला 2015-16 से लेकर और 2025 के बीच में। और उसमें 25 लोगों पर तय था अंकिता जी की, जिसमें आपका जेल जाना, उनकी गिरफ्तारी होना, उनकी संपत्ति कुर्क होना, जिसमें महत्वपूर्ण नाम मैं बताना चाहता हूं अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी, अशोक चौहान जी, प्रफुल्ल पटेल जी, अर्चना पाटिल जी। हमारी बात को सुना जाए, हेमंता शर्मा जी, शुभेंदु अधिकारी जी, मुकुल राय जी, सुनील जी, आपने बहुत सारे नाम गिनाए। जनता पार्टी की दामन थाम लिया, मोदी जी की दामन थाम लिया और ये पाक साफ हो गए, इनका सारा आरोप मुक्त हो गया, ये आरोप मुक्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी का चाल चरित्र है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। मैं बिल्कुल जवाब नहीं कर रहा हूं। सुनील जी, आप ही के सवाल और आप ही के बातों का जवाब ले रहे हैं और आपने बीसीसीएल की बात की, तो प्रतुल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए प्रतुल जी, बीसीसीएल बिल्कुल केंद्र के अधीन में आता है और हमने देखा है कि बंगाल की जब बात हो रही है तो वहां पे पूर्व सीएमडी, उनके यहाँ पे भी बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी के यहाँ छापेमारी चली, उनके यहाँ भी रेड पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो ये बात कह रहे हैं कि बीसीसीएल को भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या ऐसा हो रहा है कि बीसीसीएल में अफसरशाही हावी हो रही है, इस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? अंकिता, बीसीसीएल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस शो में मेरा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। वहां तो हमने पढ़ा था कि 3 विंग्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और सबका अपना अपना अलग काम है। पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लेजिस्लेचर जो है उसका अलग हिस्सा है। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी पढ़ा था अपने संविधान में कि जो स्टेट है उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है।
तो अब ये मैं नई बात सुन रहा हूं कि जो सांसद और विधायक हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है कि जो कोयला खान से चोरी हो रही है उसकी निगरानी करें। चलिए लौटते हैं बीसीसीएल की ओर। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बीसीसीएल के किसी भी अधिकारी की संलिप्तता हो उसके जरूर नाम सामने आए, उसकी जरूर गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा दे। देखिए कोयला जो है और जितने मिनरल्स हैं वो नेशनल वेल्थ है और नेशनल वेल्थ की चोरी जो है किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। पर एक टेक्निकलिटी आपको ये भी समझना होगा कि जब लैंड को एक्वायर किया जाता है माइंस के लिए तो रेतों से लिया जाता है और जब वह माइनिंग पूरी हो जाती है तो उस लैंड को स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर दिया जाता है क्योंकि वही एक्विजिशन वाली एजेंसी होती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस लैंड को फिर से रैयतों को लौटाने की प्रक्रिया करती है। तो जहां माइनिंग क्लोज हो जाती है तो वो जमीन जो है वो राज्य सरकार को लौटा दी जाती है। तो अगर इन बंद पड़े माइन से चोरी हो रही है, जिसमें आजसू के विद्वान प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा, साहब लगातार चालें धंस रही हैं। धनबाद में तो एक तत्कालीन सीनियर एसपी थे, उस समय तो कहा जाता था कि साहब त्राहिमाम है, दिन रात सिर्फ कोयले के अवैध ट्रक निकलते थे। और एक और बड़ी बात अंकिता, अभी भी मैं सुन रहा हूं जस्टिफिकेशन, इस अनिल गोयल को बचाने के लिए सत्ता किस हद तक गिर जाएगी। और आपके चैनल के निदेशक अरूप चटर्जी जी ने एक पीआईएल किया था, उस पीआईएल में सीबीआई जांच की मांग की थी। धनबाद में चल रहे बड़े पैमाने पर कोयला जितने व्यवसाय के अवैध व्यवसाय कर रहे थे उसमें अनिल गोयल का भी नाम था। जो हाईकोर्ट था, झारखंड हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया था कि इस पे सीबीआई जांच हो। टेक्निकल ग्राउंड पे राज्य सरकार अपील करने चली गई। अब पता है अब राज्य सरकार का इसमें क्या स्टेक था साहब। अगर कोयला चोरी हो रही है, उच्च न्यायालय को प्रथम दृष्टया लगता है कि साहब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो इसमें जांच होने देनी चाहिए थी। जितने कोयला चोरे पकड़े जाते, कपिल सिब्बल साहब जैसे महंगे वकील जो करोड़ रुपयों की रोज की फीस होती है उनको रख के टेम्पोररी स्टे कराया गया। अभी भी टेम्पोररी स्टे, ये स्टे किसी समय भी चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। तो फाइनल 10 सेकंड में बोल रहा हूं। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बंद पड़े माइन से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर भी प्रश्न उठ रहा है। और हमारा कहना है कि अनिल गोयल को डिफेंड करने के लिए सत्ताधारी दल के प्रवक्ता जब इस कदर चले जाए, इस लिमिट पर चले जाए, तो ये तो साफ है साहब, हमाम में सब रंगे हैं। ये कहीं ना कहीं जो सारा ट्रांजैक्शन है उससे राज्य सरकार के शीर्ष में बैठे लोग बेनिफिट कर रहे हैं। और ऐसे ही एक खबरें आई थी कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी जो थी उसके और एक आला पुलिस अधिकारियों के बीच में व्हाट्सएप चैट था। ये तो आने वाले समय में रांची पुलिस ही बताएगी कि वो क्या चैट था। ये मीडिया में चली खबरों की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अनिल गोयल के जब व्हाट्सएप चैट की आप जांच होगी, ईडी जांच करेगी, आगे बढ़ेगी, तो कौन कौन से नाम बेनकाब होंगे ये तो समय बताएगा। बिल्कुल प्रतुल जी। और देखिए क्षितिज जी, आपने प्रतुल जी को सुना है और उन्होंने सीबीआई के आदेश की बात की। तो जब हाईकोर्ट ने जब सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। तो फिर अगर कोयले की अगर तस्करी हो रही है, कोयले की अगर चोरी हो रही है और झारखंड हाईकोर्ट ये आदेश देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ऐसा फिर क्यों? नहीं, हमारा वो है कि देखिए ये अगर ईडी का, देखिए बार बार हम जब भी ईडी जैसे ही झारखंड का बॉर्डर घुसता है तो तमाम लिस्ट भारतीय जनता पार्टी निकाल लेती है कि ये नेता जो हैं इसमें संलिप्त होंगे। और यहाँ कांके रोड से लेकर के तमाम जगहों पर ये लोग दिमाग दौड़ा देते हैं कि ये सब होंगे। हमारे अभी आजसू के प्रवक्ता भाई ने यहाँ तक कर दिया कि ये पूरा विश्वास है इनको कि कोई आईपीएस अधिकारी इसमें संलिप्त है। तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आज आपके चैनल पर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, उस आईपीएस अधिकारी का नाम ये बता दे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कॉल रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हमको लगता है ईडी में भी इनको जरूरी रख लेना चाहिए कुछ दिन के लिए कि कॉल रिकॉर्ड भी ये बताएं। ईडी को नहीं पता है कि कैसे क्या निकालना है, क्या करना है। तो आप देख लीजिए, ये यहाँ तक बता दिए कि कौन कौन संलिप्त है, कौन कौन आईपीएस संलिप्त है, कौन कौन का कॉल रिकॉर्ड निकालना चाहिए। मैंने नाम नहीं बताया, मैंने कहा आईपीएस संलिप्त है इस राज्य के अंदर। आप रुक जाइए, हम बोल रहे हैं संगठित गिरोह चल रहा है यहाँ के नौकरशाहों का। हमारे बात बोल लीजिएगा। जी बोलिए। जल्दीबाजी थोड़ी है, यही बैठना है अभी थोड़ा देर तक। तो इनको ये बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुनिश्चित हैं, आपको पता है, पक्का है कि हाँ कोई आईपीएस अधिकारी है, तो बेवजह हमको नहीं लगता ये जिम्मेदार प्रवक्ता है कि इनको अगर कोई नाम, कोई व्यक्ति का वो नहीं पता होगा तो ये इतने जिम्मेदारी के साथ कह दे कि नहीं ये संलिप्त है, पूरा सिंडिकेट चल रहा है, ये हो रहा है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार ईडी कार्रवाई करने के लिए अभी आया है, बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम नेताओं को, इन लोगों को कैसे पता चला कि हाँ इसमें सरकार की संलिप्तता हो सकती है। और ये लोग, अभी कुछ दिन का बात है, कल परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप देखिएगा ये लोग नाम भी बता देंगे कि ये लोग इसमें संलिप्त है। और ऐसा कई बार हुआ है कि इनके बड़े नेता ने कहा है कि पैसा हेमंत सोरेन जी का घर चला गया है और ईडी हेमंत सोरेन जी का घर नहीं जा पा रहा है पैसा निकालने के लिए। कई सारे मामलों में ये लोगों ने बता दिया है। वो चाहे बहुत सारा मामला, ये उतना
मामला गिना भी नहीं पाएंगे, इतना सारे मामले। तो ईडी घुसता, हमारी दिक्कत इस चीज से नहीं है कि आप ईडी की कार्रवाई हो रही, ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, आप कर रहे हैं। और सीएजी ने बार बार आपको वो किया था कि सुरक्षाओं को बढ़ानी चाहिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी को वो करना चाहिए, लेकिन इन्होंने 2019 में कहा था, 2024 में कहा था, इस चीज पे वो किया था। क्या सील करना, बंद कोयले खदानों को सील किया जाता, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो वो सब। और अगर एफआईआर होता है तब जाकर के झारखंड सरकार की, राज्य सरकार की पुलिस उस पर कार्रवाइयां करती है, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारे पुलिस संलिप्त है और आईपीएस संलिप्त है, तो नाम बताइए ना, या ईडी को आज बताइए। आप आज के चैनल पे आप इनसे सीधे पूछिए कि वो कौन आईपीएस अधिकारी थे जो इसमें संलिप्त, क्योंकि ये पूरे विश्वास के साथ कहा। झारखंड को दागी मत बनाइए झूठ का। आपके पास जब सबूत नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। तो ईडी को भी आप बता दीजिए किसको किसका फोन रिकॉर्ड करना है, किसका किसका देखना है, तो तुरंत ईडी में कार्रवाई में वो आसानी हो जाएगा ना। ईडी आसानी से कार्रवाई करेगा, कल परसों पूरा निर्णय हो जाएगा कि कौन कौन था। इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल क्षितिज जी, और आपने जो सवाल किया है संजय जी आपके बगल में, आप संजय जी के ही काउंटर कर रहे हैं आप। संजय जी, मेरा थोड़ा इससे एक अलग हटके भी आपसे एक सवाल होगा। हमने देखा है कि कोयला चोरी को लेकर या कोयला तस्करी, टेंडर घोटाला हो या तमाम एजेंसियों की कार्रवाई क्यों ना हो, उससे लेकर आप लोग आवाज तो बुलंद करते हैं, लेकिन कोयला तस्करी को पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए विपक्ष की ओर से, क्योंकि विपक्ष एक अहम भूमिका में रहता है, आंदोलन हमने नहीं देखा है, वो गोलबंद होते हुए आप लोग नजर नहीं आए हैं। नहीं, बिल्कुल इन सारे पहलुओं पर हम लोगों ने लगातार आवाज बुलंद किया है। और अभी झारखंड के अंदर आपको ये मालूम होगा कि पदाधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया, और सरकार के कौन चहेते पदाधिकारी कहां जाएंगे उस तरीके से कांके रोड से ये तय होता है, और गृह कारा और कार्मिक ये तय करता है कि किस पदाधिकारी को कहां भेजना है, और उसको उद्योग का दर्जा इसलिए दे दिया। मैं एग्जाम्पल बता, बैठ के पॉपकॉर्न खा, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण आपको, कि जिले के अंदर किस थाने में कौन से दारोगा को पोस्टिंग दिया जाएगा, ये अधिकार पुलिस अधीक्षक के क्षेत्र में है। पुलिस अधीक्षक जो है इसको कर सकता है। लेकिन आज की तारीख में झारखंड के अंदर ये हो रहा है कि अगर हजारीबाग जिले का अगर चौपारण थाना है तो चौपारण थाना का दारोगा कौन बनेगा वो कांके रोड तय करता है, वो एसपी साहब नहीं तय करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार का कंट्रोल बिल्कुल निचले स्तर पर है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अंचल कार्यालय को वसूली का एक कार्यालय बना दिया गया है कि जमीन का अगर आपको म्यूटेशन कराना है तो आपको 20,000 रुपए देना होगा, 30,000 रुपए देना होगा। आईपीएस का नाम बताइए जो आपने कहा था, स्पष्ट तौर पर आईपीएस का नाम बताइए जो आपने कहा था कि कोयला चोरी में इन्वॉल्व है, बताइए उस आईपीएस का नाम, स्पष्ट करिए, जांच के सामने जांच करेगी, बहुत कुछ सामने आएगा। स्पष्ट करिए, स्पष्ट करिए, धुलाई हुआ, सुनील जी, संजय जी, थोड़ी सी धीमी आवाज, स्पष्ट करिए। फिर से स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि उन इलाकों में, उन जिलों में जहां पर कोयले का अवैध खनन, अवैध ढुलाई और अवैध परिवहन हुआ है, और वहां के लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल वहां के एसपी साहब और अगर डीसी साहब हैं, और उनके उपस्थिति में अगर ये सारी चीजें हुई हैं, उनके कार्यकाल में ऐसी चीजें हुई है, तो निश्चित तौर पर वो इसके लिए दागदार माने जाएंगे। और जब भी जांच होगी, झारखंड के इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, ये लोगों का नाम सामने आएगा, जिस तरीके से कई आईएएस का नाम सामने आ चुका है। जांच होने दीजिए, आने दीजिए, आप क्यों इतना। चलिए बिल्कुल। और देखिए प्रतुल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने देखा है कि जो लगातार ये जेएमएम भी आप पे आरोप लगाता रहा है, या कह ले पूरा जो राज्य सरकार है ये भी तमाम तरह के आरोप लगाते हैं कि जब भी कुछ होता है आप लोग बस, या केंद्र कह ले या फिर बीजेपी कह ले, वो पीछे लगा देती है केंद्रीय एजेंसियों की। लेकिन सीआईएसएफ की भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर बीसीसीएल केंद्र के अधीन है तो सीआईएसएफ के ऊपर भी पूरी तरह से सुरक्षा के उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कोयले की तस्करी हो रही है, क्योंकि देखिए अगर हम धनबाद की ही बात कर ले, सबसे ज्यादा वहीं से छापेमारी हुई है, वहीं पे बरामदगी हुई है कैश की, जेवरात बरामद किए गए, गिरफ्तारी भी हुई है। मुझसे पूछ रही जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि अब पहले मैं कह दूं कि मैंने किसी को टोका नहीं, तो मैं भी बस उम्मीद करता हूं 1 मिनट जो बोलने का समय है, मुझे कोई टोकेगा नहीं। देखिए, सबसे पहले बीसीसीएल की जो जिम्मेवारी होती है या सीआईएसएफ की जिम्मेवारी होती है, वो माइनिंग एरिया में होती है। बंद पड़े माइंस को राज्य सरकार को लौटा दिया जाता है, जो मूल रैयत है उनके लिए। तो इसके लिए आप सीआईएसएफ को दोषी नहीं ठहरा सकते। सीआईएसएफ का काम नहीं कि जो रास्ते में वाहन चल रहे हैं उनकी चेकिंग करे, वो राज्य पुलिस करती है, और उसको कागजात गड़बड़ लगते हैं तो वो बीसीसीएल से क्रॉस चेक कर सकती है, पर ऐसा होता नहीं। देखिए, 3-4 इश्यूज है, बहुत मैं जल्दी सम अप करूंगा, जो दिखाता है कि पूरी की पूरी दाल खाली है। पहला, जो अरूप चटर्जी जी ने पीआईएल किया था, हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर किया था, उसके खिलाफ महंगे वकीलों को रखकर सर्वोच्च न्यायालय से स्टे क्यों लाई?
टेम्पररी स्टे राज्य सरकार। दूसरा, जब पूरे रोड के सहारे परिवहन होता है, कोयले का अवैध खनन का जो परिवहन होता है, तो राज्य पुलिस क्या कर रही थी। तीसरा, विधानसभा ने समिति बनाई थी बजट सत्र के दौरान, इस 100 करोड़ का जो कैश पकड़ा गया था अलग अलग अकाउंट्स में धनबाद के विषय पे, उसकी एक बैठक होकर क्यों समाप्त हो गई, अभी तक उसके आगे कुछ नहीं हुआ। तो ये जो बड़े प्रश्न है, ये साफ दिखाता है साहब कि कोयला तस्करों का हाथ सत्ता के शीर्ष के साथ, और यही है जो वर्दी भी ये दागदार कर रहे हैं। जब वर्दी काला अपराध करने वाले लोगों के साथ हाथ थाम लेगी ना, तो फिर ऐसे ही होता है। और ये जो बार बार कह रहे हैं आईपीएस का नाम बताइए साहब, जांच एजेंसी की जांच आगे बढ़ने दीजिए। ये मैं एक अच्छी भाषा नहीं बोल रहा, पर ये आप आमतौर पर देखेंगे ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि छुले तो गिले बेटा। तो ये जो सरकार के साथ जो लोग भी हैं, जो उनके ज्यादा नजदीक हुए, उनका क्या हश्र हुआ वो देख लीजिएगा। नहीं, नाम नहीं लीजिए किसी का, पर वो बताने की आवश्यकता नहीं है, लंबी लिस्ट है। तो आज मतलब क्या मान रहे हैं कि ये छोटे प्यादे हैं, इसका मास्टरमाइंड कोई और है? बिल्कुल। आपको कैसे लगता है कि इतना बड़ा रैकेट, जहां 100 करोड़ कैश पकड़ा जाए, 1000 करोड़ का, मैं आप ही के चैनल में देख रहा था आकलन लगाया गया, जो अवैध कोयला का खनन हुआ 1 वर्षों के भीतर में, ये आपको कैसे लगता है कि ये इलीगल जो जमीन से कोयला निकला, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मंडी बदल दी गई, मुगल सराय की जगह आसनसोल को मंडी बना दिया गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में दीदी जी का शासन है। तो ये एक सम्मिलित रैकेट बिना शीर्ष के संचालन के, अंकिता, ये चल नहीं सकता। चलिए देखिए, बिल्कुल है। और एक लास्ट ही सवाल होगा मेरा संजय जी से और सुनील जी से, कांग्रेस से हैं, उनसे मेरा सवाल होगा। देखिए, चलिए, आपने देखा है कि कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, आप ईडी की कार्रवाई को सही नहीं मान रहे, बोल रहे कि इसका तरीका अलग हो सकता है, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी सरकार में पुलिसिया तंत्र मजबूत है। तो आप ही बता दीजिए कि किस तरीके से कोयला तस्करी अगर हो रही है तो उसे किस तरीके से रोका जाना चाहिए, क्योंकि आप ही की सरकार है। मैं कहा कि ईडी जो कर रही है वो गलत करे, मैं तो कहा कि ईडी जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, एक भी तो हमारी बात का जवाब नहीं दिया। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के पास में है, तो फिर गड़बड़ी कैसे हो रहा, फिर कोयला का चोरी कैसे हो रहा? कोयला का चोरी तो मोदी जी और अमित शाह जी के संरक्षण में हो रहा है, वो लोग लूट रहे हैं, वो शेयर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृहमंत्री के बारे में साक्ष्य बोल रहे हैं, जिस तरीके का ये बोल रहे हैं ना, अब ऐसे सारे बोलिएगा तो किसी की भी बात स्पष्ट रूप से नहीं आ पाएगी। के पास प्रूफ है कि बीसीसीएल ने बंद खदान को भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया। क्या प्रूफ है? चलिए देखिए, समय बिल्कुल भी नहीं है और हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ था, इन्होंने तमाम बातों को कहा है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिस तरीके की आज गिरफ्तारी हुई है, लगातार कैश बरामद हुए हैं, जेवरात बरामद हुए, अब आने वाले समय में ईडी किस तरीके से इस पर देखती है, ये आप सब भी देखेंगे। फिलहाल आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड और बंगाल में जिस तरीके की ईडी की कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इससे ये साफ कहा जा रहा है कि झारखंड में कोयला की तस्करी लगातार हो रही है, कोयला चोरों के जो माफिया है वो लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईडी लगातार अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके की आज की गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई हुई है, अब आने वाले समय में ईडी की जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।